The camel's urine can be used in treatment of cancer. हेलो चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How can I help you today? हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। तो जाकिर खान और जाकिर नायक दोनों ने एक बात बोली है। There are various researches which confirm that there are various benefits for the human being in drinking camel's urine. हेलो चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How can I help you today? अबे तू भूल गया भाई, तू चैट जीपीटी नहीं, तू जेमिनाई है भाई। वालेकुम अस्सलाम करने के चक्कर में तुम ये भूल, आइडेंटिटी भूल गए तुम अपनी। ओह बिल्कुल माफ करना, मैं जेमिनी हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। हैं, अब क्या फायदा, अब तो बन गई, अब तो भाई अब रील कट गई तुम्हारी। हे भगवान, मैं फिर भूल गई। मैं जेमिनी हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद। हे भगवान कहाँ जा रहा भाई यहाँ पे? आओ ठाकुर आओ, तैयार हो अपने एग्जिस्टिंग प्रीकंसीव्ड नोशंस के साथ इस वीडियो को देखने के लिए? नहीं बिलोंग करते हो इस्लाम से तो आए हैं देखने। अरे इनका भी देखेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। याद रखिएगा कि आइडेंटिटी सेम वीडियो को दो अलग अलग चश्मों से दिखा सकती है। तो एक बात जो यहाँ पर आपको जाकिर भाई साहब भी बोलते हुए नजर आएंगे कि भैया हर धर्म की तरह, अरे हमारे यहाँ तो भैया पहले से पता था, केमिस्ट्री हमने करी, फिजिक्स हमने करी, मेडिकल, अरे हमारे से बड़ा कौन हो गया। इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लोग कहते गेबर ने जाबिर इब्न हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। जब दुनिया के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था, तब भी तो हम सनातनी जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो क्या हम विज्ञान नहीं जानते थे? हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक, क्या कैमल यूरिन हेल्थ के लिए किसी तरीके से बेनिफिशियल है? And even according to recent research, there are various researches which confirm that there are various benefits for the human being in drinking camel's urine. नाइस। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर आप दे पाएं। The urine of the camel can be used in treatments of certain skin diseases like tinea. टीनिया? लेकिन सर टीनिया तो अनकुक्ड मीट खाने से होता है, टेप वर्म, जो कि वो तो गट इन्फेक्शन में आएगा सर। खैर, और क्या चीज़ है? Like tinea, like ringworm. अच्छा, शायद टेप वर्म और रिंग वर्म में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है सर। और like eczema, like sores, like abscesses, dry and wet ulcers. ये सब तो ठीक है सर, लेकिन भाई इतनी अच्छी चीज़ है तो भाई एक कैसे रुक जाएगी, एक दो काम कैसे करेगी सर? मतलब कि आजकल हमारा नौजवान मेरे से हेयर रूटीन पूछता रहता है, उनको नहीं पता कि ये हेयर कितने गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सर अगर आप इन्हें बता दें कुछ इससे रिलेटेड तो। Camel's urine, it makes the hair lustrous and thick and is also used in the prevention of dandruff. अरे नाइस। अरे बालों के लिए आप बताया सर आपने, 90% हमारे जो है लड़के ही हैं, उनको बालों की वैसी मौत पड़ी रहती है। लड़कियों के लिए भी अगर कुछ हो जाता है सर तो? For burns, for acne, for nail infection. ये बात हुई ना सर। अच्छा सर, ये तो ठीक है, मतलब ये हो गया। कुछ खतरनाक बीमारियां से भी अगर निजात मिल जाती तो सर मतलब मजा आ जाता। It can also be used as the treatment for hepatitis. The camel's urine can be used in treatment of cancer. And further it's mentioned in the Journal of Cancer Science and Therapy that camel's urine has got anti-cancer properties and can be used in the treatment of cancer. सर क्योंकि आप रिसर्च का ही हवाला दे रहे हैं, तो सर क्या रिसर्च में क्या सामने आया है कि इसमें क्या वो
तत्व हैं, वो क्या मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से ये इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है। After laboratory tests have been done on urine of the camel, we have come to know that the camel's urine, it contains potassium and albuminous proteins. It also contains traces of uric acid and sodium as well as creatine. If you go on the net, there are various researches done. ये चीजें पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिन और यूरिक एसिड, ये तो दुनिया में जो व्यक्ति यूरिनेशन कर रहा है उसके में मिल जा रही है। और रही बात एल्ब्यूमिनस प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स छन करके नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो साइज बड़ा छोटा होता है। ज्यादा से ज्यादा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट के लिए जो प्रोटीन छोटा सा होता है, बड़ा चिन्नू सा तो निकल जाता है, तो वो पता चल जाता है। लेकिन यूरिन में प्रोटीन आना इस बात का सबूत है कि किसी तरीके की गड़बड़ चल रही है। यूरिन में प्रोटीन ना आए, प्रोटीन आता है तो फिर उसकी वजह से यूरिन में झाग बनने लगते हैं, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है, जनरली यूरिन में नहीं नजर आता है। देखो, खेलने कूदने को तो सामान बहुत सारा है, लेकिन अगर मुझसे बोला जाए यहाँ बंदूक रख करके कि एक बात बता दो, जो इस वीडियो से एक बात ले जाए बंदा, तो वो एक बात ये है कि जब जाकिर नाइक आते हैं स्टेज पर और बोलते हैं कि ये देखो, ये कुरान में देखो जो लिखा है, वो देखो, ये साइंस वालों ने भी ये माना हुआ है, मतलब कि साइंस भी वही बोल रही है, वो लिखा हुआ है। कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते। ब्लैक होल, भाई देखो ये ब्लैक होल, अच्छा ये लिखा हुआ है देखो हमारे यहाँ। अच्छा एम्ब्रियोलॉजी, ये देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ। बाकी सारी चीजें ये देखो लिखा हुआ हमारे। लाइफ कहाँ पे बनी, देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ। इस पूरे प्रकरण के अंदर में एक अजम्पशन ये है कि जो पर्टिकुलर चीज यहाँ साइंस ने बता दी, दैट इज द फाइनल प्रूफ, और उस फाइनल प्रूफ को फाइनल मानते हुए यहां दिखा दिया जा रहा है, क्योंकि कि देखो कुरान में तो लिखा हुआ पहले से। लेकिन ये ये तो डायनेमिक है, साइंस कभी कुछ चीज प्रूव नहीं करती। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती। साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लोग हमेशा आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि देखो साइंस कभी ये प्रूव ही नहीं कर सकती। हाँ, साइंस प्रूव ही नहीं कर सकती, मतलब अगर घुसेंगे तो क्या आ जाएगा कि भैया ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये P वैल्यू, ये E वैल्यू, और उसके बाद भी कभी व्यक्ति कोई ये जाकर के नहीं बोलेगा हैंस प्रूव्ड, लो हमने कर दिया प्रूव। क्योंकि अगर कोई इस तरीके की बात बोलता है तो स्कोप खत्म हो गया ना फ्यूचर में बेटर एक्सप्लेनेशन का। एंड दिस इज अनदर वर्ड जो मैं बहुत अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग डिस्कशन में लेकर के आऊंगा, बेटर एक्सप्लेनेशंस। ये इतना इजी नहीं है, बट देखेंगे धीरे धीरे। सब्सक्राइब कर लेना, फंसा दिया। साइंस की एस्टैब्लिशमेंट जो फंडामेंटल्स हैं वो डिस्प्रूव पे बेस्ड है। वो पूरी जान लगाती है चीजों को डिस्प्रूव करने के लिए। नल हाइपोथेसिस, बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जान दो। कभी नहीं देखोगे कहीं पर लिखा हुआ तुम कि साइंस हैज प्रूव्ड दिस, क्योंकि वी डोंट नो कि कल को इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आ गई तो चिल्ला चिल्ला करके मर गए होंगे न्यूटन के बाद में लोग। क्या हम मजा ही दिला दिया भाई साहब ग्रेविटेशन के अंदर में तो। लेकिन 4 दिन के बाद आइंस्टीन भाई साहब आ गए नई थ्योरी लेकर के फिर, और आ गए। और अगर न्यूटन के टाइम तक जाकिर साहब क्या कर दें कि बोले कि देखो देखो न्यूटन भाई साहब ने जो खोजा इधर लिखा हुआ है, और फिर पीछे से चलते आ रहे हो आइंस्टीन भाई साहब, क्या भाई साहब बेटर एक्सप्लेनेशन इधर, क्या करेंगे अब? इस प्रोसेस में जाकिर साहब ने अगेंस्ट सर्विस कर दी कुरान के, क्योंकि 300 साल पहले कोई स्कॉलर था वो भी चिल्ला रहा था देखो अभी जो लेटेस्ट साइंस आती जा रही है वो देखो हमारे कुरान में है। 50 साल पहले देखो भाई कुरान में है, अब देखो भाई कुरान में। लेकिन इन पिछले 300 सालों के अंदर में पूरा बदलता रहा साइंस का प्रोसेस, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, बदलते रहे हैं। और इसी आर्ग्यूमेंट की खुशबू हर एक स्टेटमेंट में आपको मिलती रहेगी। जैसे कि पहले तो ये सुने, ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो आपको हर जगह मिल जाएगा कि बीइंग एम्बिग्यूअस इन नेचर, कि सिमिलर चीज़ें दिखती रहती हैं तो उनको हम लोग मिला देते हैं। जैसे कि हमको मिला कि अच्छा शतुरमुर्ग का अंडा जो है वो अर्थ की शेप का है और इसलिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन कल को इसी पर्टिकुलर चीज़ को कोई व्यक्ति रीइंटरप्रेट करेगा और बोलेगा कि जब कुरान में ना दुनिया की बात हो रही है, दुनिया का मायने ये अर्थ की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है, और यूनिवर्स की शेप तो बिल्कुल ही अंडे जैसी है, बिल्कुल ही ऑस्ट्रिच के अंडे जैसी है, वो तो उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ से एम्बिग्यूटी
हमारा साथ छोड़ता सा नजर आती है। अब इसी को जोड़ते हैं बेटर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से कि अगर कोई कह भी दे कि दुनिया यूनिवर्स का जो शेप है वो ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तब कैसे सोचा जाए। आज हमने माना हुआ है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर में हमारी जो अगर यूनिवर्स की शेप एक अंडे जैसी है, अगर कल को नई स्टैब्लिशमेंट खड़ी होती है, नए आइडियाज खड़े होते हैं, मल्टी वर्स की थ्योरी आती है, डेविड डॉइच भाई साहब वैसे ही लगे पड़े हैं उसके ऊपर में, परपेचुअल बिग बैंग और फिर दोबारा क्रंच, बिग बैंग फिर क्रंच वाली स्थिति आ जाए कल को, तो फिर तो जाकिर साहब तो एक्चुअल में प्रूफ दे जाएंगे कुरान के गलत होने का। तो लड़ना ये व्यर्थ की लड़ाई है कि उस पर्टिकुलर किसी भी किताब से इस बात को दिखाना और फिर पीछे से सुधांशु त्रिवेदी जी मस्त सिनेमैटिक स्टाइल में चलते हुए आ रहे होंगे, देखा हमने तो बोला था मल्टीवर्स हमारे में है पहले से। Now the science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva. भाई एक तरफ तो जाकिर साहब क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि देखिए एम्ब्रियोलॉजी, देखिए वो इतने बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैरान रह गए ये देख करके कि एम्ब्रियोलॉजी की कितनी बेहतरीन चीजें हमको पहले से कुरान में मौजूद हैं। And Professor Keith Moore at that time was one of the highest authorities in the field of embryology, and he was the head of the Department of Anatomy in the University of Toronto in Canada. When he went through all the translation verses of the Quran and the Hadith, he said that most of the verses of the Quran which speak about embryology are in perfect conformity with latest advances of embryology. वही एम्ब्रियोलॉजी जो एक तरफ तो बता रही है कि हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट एविडेंसेस में से एक है एम्ब्रियोलॉजी विच सपोर्ट्स एवोल्यूशन। आपके उसमें गिल स्लिट्स बनते हैं, उसके अंदर में आपके वेब्ड टो बनते हैं, उसके अंदर में आपके टेल बनती है, जो कि पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जिसको कहा जाता है एवोल्यूशन का, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसको दरकिनार कर दिया जाएगा क्योंकि एवोल्यूशन से तो 36 का आंकड़ा है सर का। कि मेरे नजदीक क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्स ऑफ द कुरान व्हिच कैन बी प्रूव्ड फॉल्स बाय एस्टैब्लिश्ड साइंस। सुन पा रहे हैं इस शब्द को कि औकात नहीं है साइंस की। साइंस कोई बंदा तो है नहीं, मतलब पॉइंट इज कि यही तो था कि इतिहास में कुछ लोगों ने कहा कि यार शायद ना पता हो हमें। सेपियंस हरारी ने कहा ना ये बात कि भाई इतिहास के अंदर में हमेशा से लोगों ने बोला कि देखो ये रही किताब हमें सारे जवाब पता है, ये रही किताब हमें सारे जवाब पता है। और कुछ लोगों ने कहा कि अबे नहीं पता हो शायद सारे के सारे जवाब, फिर हो सकता है कुछ चीज़ गलत हो। फिर यही है वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने बोला और वो साइंटिस्ट बने। साइंटिफिक टेम्परामेंट इसी को बोलते हैं केवल और केवल, टू ओपन टू आइडियाज की जो चीज़ हम जानते हैं या जो चीज़ लिखी है या जो चीज़ बताई गई है वो गलत भी हो सकती है। लोगों के लिए तो ये भी ब्लास्फेमस हो जाता है कि अगर उसने बोला कि नहीं नहीं ये लिखा हुआ है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इसको गलत साबित करना चाहता हूँ। कई कट्टरवादियों के लिए ये बात ब्लास्फेमस है कि तुम कैसे इस बात को गलत साबित करोगे, बे जब लिखा है तो है, खत्म बात। ये आइडिया आपको रोकता है खुली आंखों के साथ एक्सप्लोर करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी बाइज्ड कि मैं जरा प्रूव करके आता हूं जो लिखा हुआ है उसको। But I was disappointed that some Muslims, they put Quran and science and logic, they put science and logic higher than the Quran. For us Muslims, highest is the glorious Quran, followed by the authentic Hadith, especially Hadith of Sahih Bukhari. एक आइडिया जो मुझे बहुत पसंद है एंड दैट इज कि हम सबकी जिंदगी में ना एक लिस्ट है। वो लिस्ट इस तरीके से है जो कि भाई सबसे पहले क्या आ रहा है, फेथ आ रहा है, फिर उसके नीचे लॉजिक आ रहा है, फिर उसके पीछे पिटाई आ रही है कि तब मान लेंगे। तो इसके अंदर में बस एक स्टेटमेंट कि वो व्यक्ति जिसके लिए लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर उसके धर्म की लिखी हुई किताब आती है जैसे, या फिर फेथ आता है और उसके बाद लॉजिक आता है, उसके बाद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आती हैं, ऐसे व्यक्ति को तुम क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दोगे या फिर ऐसा क्या लॉजिक दे दोगे कि वो उसके ऊपर जो चीज़ रखी हुई है उसका फेथ वो हिल जाए। और ये ज़्यादातर लोग तक अगर ये स्टेटमेंट पहुंच जाए तो उनका बौराना कम हो जाएगा कि हाँ भाई मतलब कि ठीक है ना, मतलब कि उसकी लिस्ट में है, मेरी लिस्ट में जब नंबर 1 पे लॉजिक है तो मैं हर उसको लॉजिक के बेसिस पे
तोल के देखता हूँ, ये व्यक्ति के लिए फेथ है, तो बोला भाड़ में जाए सब कुछ, लिखा है करने का वो भाई जाकिर खान ने बोला है ना, तो जाकिर खान और जाकिर नायक दोनों ने एक बात बोली है, बस कंटेक्स्ट अलग अलग है। जाकिर खान ने बोला है, दोस्त ने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का, और उसी तरीके से हमारे जाकिर नायक भाई साहब ने बोली है कि कुरान में लिखा है करने का तो करने का। ओशो ने बोला जब किसी एक व्यक्ति, एक राजा था, एक मंत्री था, आई एम जस्ट रिकैलिब्रेटिंग द स्टोरी, तो एक व्यक्ति आता है अपने धर्म की किताब लेकर के और देता है राजा को, और मंत्री जो है वो ले लेता है किताब को और राजा को देता है। राजा फेंक के मारता है किताब को, बोला कि क्या किताब लेकर के आया, हम नहीं पढ़ते ऐसी ऐसी किताबें। चला जाता है व्यक्ति, और बाद में जब जिक्र होता है तो ये होता है कि भाई मंत्री बोलता है कि महाराज आपने फेंक क्यों दी, मतलब कि इधर उधर रख देते, और क्या नाम है, इसमें फेंकने की क्या जरूरत थी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ज्यादा खतरनाक है, कि राजा ज्यादा खतरनाक है कि मंत्री ज्यादा खतरनाक है ओशो के हिसाब से, कि कौन बदलेगा। बोले कि भैया राजा जो दिखने में लग रहा है ना तुम्हें बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, ये आगे आधा, ये आधा व्यक्ति क्योंकि ये पगला रहा है, ये पहले से ही इस लेवल पर है कि ये पता नहीं बुक में क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे सच में ये बदल जाए, सच में इसको इससे अगेंस्ट ये खड़ा है इस किताब के। आज नहीं तो कल ये खुद जाकर के उस गिरी हुई किताब को खोलेगा, सोचेगा, जानेगा, पढ़ेगा। खतरनाक ये मंत्री है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो उस किताब को वैसा का वैसा उठा करके रख देता जैसे कि उसने उठाई थी। ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं। राजा तो बदल जाएगा 4 दिनों के अंदर में। वो लोग जो ज्यादा घबराते हैं, वहां वो घबराना उनका वहां से निकल रहा है क्योंकि उनको शक है कि कहीं उनको सच में कोई आर्गुमेंट अगेंस्ट में ना मिल जाए।